तुम बता सकते हो कि नोट्स तो सही है लेकिन इसमें और क्या क्या हो सकता है। जैसे ये नोट्स है, दिख रहे हैं सबको? यो मैम। देखो इसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, एकदम सही, एकदम क्लीन लैंग्वेज में, कोई भी देख के ना इसको पढ़ के समझ सकता है व्हाट इज जेनिटल हर्ब्स। ठीक है, तो नोट्स तो बच्चे के बहुत अच्छे हैं। अब इसको शॉर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जब नीट का पेपर होगा तो जेनिटल हर्ब्स में तो इतना बड़ा थोड़ी पढ़ के जा पाएगी, तो तेरे को मेन पॉइंट चाहिए होंगे। तो हाउ टू मेक अ नोट, देखो जैसे लिखा है इसने जेनिटल हर्ब्स, राइट, अ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मार्क्ड बाय जेनिटल पेन एंड सॉर्स। तो इसको कैसे लिख सकते थे, जेनिटल हर्ब, उसके नीचे पहला पॉइंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, एसटीडी लिख दो, या एसटीआई है ना, तो उसमें कवर हो जाता, सिर्फ एक लिखना था, राइट। सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव एजेंट, तो उसके आगे क्या लिखना था, कॉज्ड बाय द हर्ब सिंप्लेक्स वायरस की जगह ये लिख सकती थी पॉजिटिव एजेंट इक्वल्स टू HSV हर्ब सिंप्लेक्स वायरस, अपना ब्रैकेट में लिखती है ना। यो मैम। तो इसके 4 लाइन का जो कंटेंट था वो 2 लाइन में कवर हो गया। यो मैम। कॉमन सिम्टम उसमें लिखती जेनिटल पेन एंड सॉर, तो ये 4 लाइन का 3 लाइन में कवर हुआ, वो 3 लाइन भी छोटी छोटी बनी। तो ऐसे आपके नोट छोटे हो जाते हैं। मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर इंडिया, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसे काट सकती है। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती होगी, तो ये तो अंडरस्टूड था, फिर भी लिखना है तो एक पॉइंट लिख लिया, ये ठीक है, स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, एक लाइन ठीक है। ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट दिस ट्रीटमेंट इज दिस कंडीशन इज नॉट क्यूरेबल। तो इसके लिए सिर्फ एक वर्ड लिखना था बेटा, इनक्यूरेबल, है ना, उसमें कवर हो जाती है ना पूरी लाइन। इट इज अ क्रॉनिक, तो चलो क्रॉनिक की इसने फुल फॉर्म लिख दी, ठीक है, क्रॉनिक में तो भूल जाता है, यूजली सेल्फ डायग्नोसिबल, हाँ ये लाइन भी ठीक है। तो जो थर्ड लाइन है कि इनक्यूरेबल है, बस इनक्यूरेबल वर्ड लिखना चाहिए था, तो वो छोटा हो जाता। हाउ इट स्प्रेड, इसने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना दिया, दैट इज गुड, कि कैसे स्प्रेड होती है वो इसने एक्सप्लेन कर दिया, चलो ये समझ आता है, एक्सप्लेनेशन चाहिए थी यहाँ। सिम्टम लिखा है इसने, सिम्टम बहुत अच्छे से लिखा है। तो ऊपर वाली 2 चीजें छोटी हो सकती थी ना। यो मैम। यू मेक द नोट्स लिटिल लिटिल शॉर्ट, जैसे ये देख लेते हैं, ये दिख रहा है सबको? यो मैम। सबसे कॉमन चीज जो तुम करते हो, स्पीशी डाइवर्सिटी के आगे क्या लिखा है? Define the number of different species present in species present in ecosystem and देखो ऐसा आंसर आप लिखते हो जब स्कूल का पेपर हो, लेकिन अभी स्कूल का पेपर नहीं है, ये नोट्स है। तो स्पीशी डाइवर्सिटी के आगे सीधा लिख सकती थी, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ दीज स्पीशीज। ठीक है, स्पीशी डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द, इस पूरे लाइन की कोई जरूरत नहीं थी, स्पीशी डाइवर्सिटी यहाँ लिखा है तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी, डिफाइंड एज द, तो वो तो हमें पता ही है ना कि तुम डेफिनेशन लिख रहे हो, है ना, तो पहली वाली लाइन को हम हटा सकते थे, छोटा हो जाता ना फिर। यो मैम। तो दिस इज हाउ यू डू। जैसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर, इट अकर्स भी लिख सकते थे ना, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, राइट। रिसोर्स पार्टीशनिंग रेफर टू द डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, ये फिर भी ठीक है, इट मेक सेंस। कॉम्पिटिटिव रिलीज अ स्पीशी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया इन एन अकाउंट ऑफ, चलो ये ठीक है, यहाँ पर आके गड़बड़ हो रहा था, राइट। तो अपने नोट प्रैक्टिस में ये चीज ध्यान रखना, इसे अवॉइड करना, ओके। मैम। कि तो थोड़ा सा आइडिया हुआ, आप में से किसी के नोट्स थे, थोड़ा सा आपको सब कुछ से आइडिया होगा, और सबके नोट में कॉमन है, सबके नोट का यही इशू है कि क्योंकि आपको स्कूल के आंसर लिखने की आदत है ना, तो आप अपनी जगह से सही लिख रहे हो, लेकिन हमें कैसे नोट्स बनाने हैं कि मैं पेपर से 1 मंथ पहले, आप सारे नोट्स अप्रैल के लिए बना रहे हो, तो अप्रैल में जब मैं नोट्स उठाऊं मैं उसको क्विकली रिवाइज कर दूं, उस परस्पेक्टिव से बनाना है मुझे नोट्स, राइट। सो मेक श्योर कि आपके नोट छोटे हो, क्रिस्प हो और बहुत क्लियर हो, ठीक है। यो मैम। ओके, बाकी मुझे कुछ बच्चों के नोट्स आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे। बेटा नोट्स बना के भेजोगे, एक तो तुमको चेक रहता है कि तुमने टीचर को भेजना है, तो तुम पे लायबिलिटी रहती है, तो तुम काम भी करते हो, और दूसरा मैं तुमको करेक्ट भी कर सकती हूँ, जो नोट्स भेजता है मैं उसको वॉइस नोट भेजती हूँ ना, क्या क्या गलती है, क्या इंप्रूव करना है। यो मैम। तो अगर तुम भेजोगे नहीं तो फिर तुम वो प्रिविलेज खो दोगे। देखो पढ़ तो तुम किसी से भी लोगे, लेकिन अगर तुमको फ्री की असिस्टेंस मिल रही है तो ले क्यों नहीं लेते, है ना। बोलो प्रीति। मैम एक तो मुझे एक पीवाईक्यू में डाउट था, और जेनेटिक जो है वो जैसे कि बर्थ से भी हो सकती है ये डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है क्या बर्थ से, मतलब कोजेनिटल डिजीज, इट्स नॉट अ कोजेनिटल डिजीज, पर अगर मदर को है तो उससे डिलीवरी के टाइम बच्चे को हो सकती है, वायरस है ना,
वायरस इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, पर कोजेनिटल नहीं होती है जनरली, पर हाँ पास ऑन हो सकती है अगर मदर को उस टाइम पे हो रखी हो तो। यो यो मैम बोलो। मैम जो लड़कों को जो मतलब थोड़ा गंज जैसा पड़ता है ना, मतलब वो उनको मतलब बचपन मतलब सारों को वो होता है ड्यू टू वाई क्रोमोसोम से होता है वो। क्या बोला बेटा, दोबारा बोल, सॉरी मैंने सुना नहीं। मैम जो लड़कों को गंज जैसा पड़ता है ना, बोलते हैं कि वो मतलब थोड़े एज के बाद वो सारे लड़कों को होता है क्योंकि उसमें वाई क्रोमोसोम होता है। ये नहीं, सच है मैम? सारे लड़कों को नहीं होता, लेकिन ये फैमिली में हो सकता है। जो ये गंजापन बॉन्डलेस की बात कर रही हो ना, यो मैम। हाँ, ये जनरली बॉन्डलेस लड़कों में देखी गई है, लेकिन लड़कियों में भी होती है हेयर लॉस जल्दी हो जाना। तो वो मोस्टली जेनेटिक होता है कि अगर किसी की फैमिली में ये ट्रेंड है ना कि जल्दी हेयर लॉस हो रहा है, तो उनको भी हेयर लॉस होगा। वो जनरली जेनेटिक होता है, जेनेटिक पेरेंट टू पेरेंट ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम की कंडीशन नहीं है, फीमेल को भी होता है, पर क्योंकि हमारे बाल ज्यादा लंबे होते हैं तो जल्दी पता नहीं चलता। लेकिन उस फीमेल को पता होता है कि पहले हैवी बाल थे अब पतले हो गए हैं। ठीक है। यो मैम। हाँ, जिसको जेनेटिक नहीं है वो फिर अपना प्रोडक्ट वगैरह ट्रीटमेंट से ठीक करा सकता है, फिर जिसको जेनेटिक है वो फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही कराते हैं अगर उनको कराना होता है तो, है ना। यो मैम। अच्छा बेटा, प्रीति मेरे को वो भेज दियो कुछ। हाँ बोल पायल। मैम कभी कभी ना हम किसी एक उंगली को ऐसे ही टच कर दे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो धड़क रही है, तो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, इसलिए लगता है ऐसा। हाँ बेटा, धड़क रही है क्योंकि आपकी जब आपका हार्ट बीट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट तो आपकी पूरी बॉडी में फील होता है ना, इस वजह यस से मैम। आपको वैसे फील होती है वो धक धक सी। आप तो मैम किसी एक उंगली में ही लगता है ऐसे धक धक हो रही है, बाकियों में तो उस टाइम नहीं लगता। वो तो डिपेंड करता है आपने कौन से पॉइंट पे पकड़ा है। वैसे उंगलियों में इतना फील नहीं होता, पर रिस्ट पे कभी हाथ लगा के देखो तो फील हो जाता है। रिस्ट की उंगलियों में भी होता है। हम्म उंगलियों पे भी होता है। उंगलियों पे? कौन सी उंगली पे है? मैंने कभी उंगली पे ध्यान नहीं दिया। कौन सी बता, फिर मैं देखूंगी आज। मैम कभी कभी होता है। तो और बेटा मैम कभी तूने पॉइंट पकड़ लिया होगा सही सा, इस वजह से फील हो रहा होगा। हाँ बेटा। और मतलब मैम कुछ इलाज पूछना है मुझे। किसका इलाज? मैम जैसे होता है ना कि हमारे हाथों में बड़ा सा पसीना पड़ता है, ठंड में तक पड़ता है, तो वो किसकी कमी से होता है, या फिर मतलब अच्छा होता है पसीना पड़ना कि मतलब कमी होती है कुछ? ठंड में? यस मैम, जैसे गर्मियों में तो चलो पड़ता है सबको, ये मैं मानती हूँ, पर ठंड में भी पड़ता हो तो फिर क्या करना चाहिए? ये ठंड में पसीना तो नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारी क्लासमेट है, उसके हाथ पूरे मैम मेरे गीले हो फ्रेंड जाते को भी हैं जैसे पड़ता कि है। वॉश हो, मैम जैसे कि मुझे हैंड तो वॉश बहुत ही पड़ता है। आज भी मुझे ना, मैं मेहंदी लगा रही थी ना आज, तो मैम बहुत सारा पड़ रहा था आज भी मेहंदी लगाते तुम्हें वक्त। पूरी बॉडी में गर्म फील होता है, सिर्फ हाथ में पसीना आता है? मैम हाथ में पसीना आता है, पेपर के टाइम भी मतलब बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है। वो तो फिर नर्वसनेस यस की वजह से हो रहा होगा। मैम, ऐसे भी आता ही है। बेटा ये तो मैंने कुछ नया सुना है, आई डोंट थिंक कि मैम ऐसा मैंने कोई। ना ये एक बार हिमांशु सर से भी पूछा था, तो उन्होंने भी कोई आंसर नहीं बताया था इसका। नहीं, जर्नली सर्दियों में तो पसीना देखो ऐसे हाथ में आता नहीं है। अब या तो आपने ज्यादा कपड़े पहन लिए, जैसे मैं अगर स्वेटर पहनूं ना तो मेरे को पसीने आ जाते हैं। मेरी बॉडी थोड़ी रहती है ऐसे, जल्दी से गर्म हो जाती है, तो मेरे को हाथों पैरों में पसीने आ जाते हैं। या तो नर्वस होता है जब इंसान, तब उसको पसीना आ जाता है घबराहट से, किसी चीज से डर लगता है। जैसे तुमने कहा पेपर देते टाइम हाथ गीला होता है, तो तुमको घबराहट होती है, मे बी तब तुम्हारे हाथ में पसीना आता है। या फिर बहुत एक्साइटेड होती है तब भी हो सकता है पसीना आता हो, जैसे मेहंदी लगाने में मैं भी बहुत खुश थी इस वजह से पसीना आ रहा है। रैंडमली पड़े पड़े पसीना आ रहा है तो वो फिर मे बी बॉडी टू बॉडी कुछ वेरी करता होगा, पर आई और डोंट मेरी थिंक मेडिकल क्लासमेट है कंडीशन। जैसे कि उसके मैम हाथ रैंडम टू मतलब रैंडम भी मेरे पड़ता ऐसे है। उसके अरे हाथ एक मिनट बोल लो यार, रुक जा, खड़ जा प्रीति। हाँ बोलते वरना। मैम रैंडम टू रैंडम भी पड़ता है। बेटा मैंने ऐसा तो कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं सुनी है, पर अगर तेरे को प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ हाथों में पड़ता है? यो मैम बहुत ज्यादा, मतलब अभी प्रीति बोल भी रही है कि मेरी फ्रेंड को भी होता है, फिर ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं ऐसा। मैं एक बार, वैसे यार ये मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, मे बी बॉडी टू बॉडी कुछ वेरी करता हो। मैं एक बार अपने डॉक्टर फ्रेंड से पूछ लूंगी अगर ऐसा है तो, है। यो मैम। रुको जरा, मैं मैसेज छोड़ देती हूँ कि फिर मैं भूल जाऊंगी, तुम्हें पता ही है मेरा। रुको मैं उसको मैसेज कर देती हूँ। आएगा उसका रिप्लाई तो बताती हूँ। हाँ बोलो प्रीति। मैं यही बता रही थी कि उसके मतलब कि अगर बहुत ज्यादा ठंड हो ना तो भी उसके हाथ में ऐसे है कि जैसे कि हैंड वॉश किए हो, अब उसको तो बहुत ज्यादा होता है। या फिर उसको कोई कंडीशन हो सकती है, उसको इतना एक्सेसिव होता है तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है।
उसको चेक कराना मैम जैसे कि मैम को बताया था, मैम कहते हैं या फिर अगर जिसको ऐसे होता है ना तो वो या फिर लीवर से कोई मतलब की प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी डॉक्टर से चेक कराओ, वो यस मैम। बेहतर बता पाएंगी। हाँ मनीषा और बताइए। मैम मेरी टीचर ने बोला था कि ये बहुत अच्छा होता है पसीना आना, मतलब बीमारियां चली जाती हैं आधे पसीने से। या डॉक्टर को चेक करा लो तो ज्यादा बेटर है। ये तो मिथ वाली बात होगी। पसीना आता है तो थोड़ा बॉडी साफ होती है, लेकिन सर्दियों में पसीने की इतनी जरूरत तो नहीं है, तो फिर तो वो अलग चीज है। हाँ मनीषा बोल। मैम मैं बोल रही थी कि जैसे बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप घर के लिए आप ऐसे किसी चैप्टर्स के जो +2 के हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव हो वो आप दे बल्कि ऐसे बता दिया करो कभी कभी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए? यस मैम। ठीक है, ठीक है, डन। हाँ हाँ मैं ये कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें ये देने वाली थी कि अभी थोड़ा सा टाइम बचा था, अभी जनवरी खत्म होने में, तो मैं ये सोच रही थी कि जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये वाला न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था ना तो ये बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं तुम लोगों को इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूं, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देख लो। अब एक चैप्टर को करने में 4 लेक्चर तो लग ही जाते हैं। अगर तुम फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में उसको देख लोगे तो तुमको इतना टाइम नहीं लगेगा, तुम 1 से 1.5 दिन में कवर कर जाओगे सारे, अगर मैं तुम्हें जानती हूँ तो तुम अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देख लोगे तो मैं क्लास में तुमको सीधा पीवाईक्यू के साथ रिवाइज करा दूंगी। मैं तो ये सोच रही थी ताकि आगे के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो जैसे ही फेब्रुअरी स्टार्ट होगा ना, हम फ्री हो जाएंगे, तो फिर मैं तुमको क्लास में रिवाइज करा दूं तुम्हारी पूरी 12th। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी, साथ साथ में तुमको मैं होमवर्क में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देती जाऊंगी, तुम करते चले जाना, मैं चेक करती जाऊंगी। मैं ये सोच रही थी। यो मैम। मैम क्वेश्चन यो दूंगी, यो कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे और उलझ जाओगे। मैं तुमको होमवर्क 12th का दे रही हूँ, पढ़ा मैं 11th रही हूँ, तुम पागल हो जाओगे, और कुछ नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी कि हम पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ह्यूमन वाला पार्ट, इसको निपटाते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं 12th को बढ़िया, 11th को बढ़िया से, क्योंकि इसके बाद हम सीधा अप्रैल में से पढ़ेंगे। फिर हम बैठते हैं और 12th को रिकॉल करते हैं अच्छे से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और करते चले जाएंगे फटाफट। मैम ये क्लासेस कब तक होती हैं? फेब तक होती है? बेटा एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, फेब के मिड से ज्यादा तो नहीं होगी, मिड में बंद हो जाएगी जहाँ तक मेरी नॉलेज है। यो मैम। बाकी मेरे को ऑफिशियल डेट नहीं आई है तो मैं बता नहीं सकती। अबे ओ 20 मिनट के सवाल कर गए तुम मुझसे। मैम फिर अप्रैल में स्टार्ट नहीं होंगी? बेटे अप्रैल में स्टार्ट होगी, फिर क्रैश को स्टार्ट होगा ना, तब कहाँ से तेरे पास इतना टाइम होगा? 11th पूरी कहाँ कर पाएगी तू? जो कर लिया ना अभी वही। अभी तुम अभी के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम अप्रैल के लिए पढ़ रहे हो सारा कुछ। ये जो 11th कर रहे हो ना, ये अप्रैल के लिए नोट्स बना रहे हो, क्योंकि तब तुम नोट्स नहीं बना पाओगे, तब तुम सिर्फ रिवाइज करोगे, ठीक है। इसलिए मैं 11th पे इतना जोर दे रही हूँ कि 11th एटलीस्ट जुअलॉजी खत्म करके जाओ, ताकि सिर्फ एक बॉटनी तो बचेगी। बॉटनी का तो मैं तुमको ऐसे नोट्स भी दे सकती हूँ जिसमें तुम्हारी मेहनत कम लगे और पढ़ाई ज्यादा हो, है ना। इस वजह से तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि अप्रैल के बाद जब मई को आपका पेपर आएगा, लेट्स से हमारा 7 मई को पेपर, स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। 7 मई को मेरा पेपर है, ठीक है। मैं बस इतना चाहती हूँ पेपर से पहले तुम्हारी 11th और 12th की बायो पूरी हो जाए, क्योंकि अगर तुम नीट दोगे तो नीट में बहुत रैंक भी नहीं आता। अगर वैसे तो मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ बच्चों का एमबीबीएस तो निकलना चाहिए। अगर नहीं भी निकलता तो कम स्कोर में तुमको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं डिफरेंट फील्ड में। नहीं तो नर्सिंग के पेपर में भी यही बायो आएगी, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस रैंक सीयूईटी में भी यही बायो आएगी। इसके अलावा पैरामेडिकल में भी यही बायो आएगी। एम्स के नर्सिंग में भी यही बायो आएगी, एम्स के नर्सिंग और पैरामेडिकल में। और इसके बाद आइकर होता है जो एग्रीकल्चर का होता है, उसमें भी यही बायो आएगी। और फिजियोथेरेपी में भी यही बायो आएगी। उस टाइम पे तो तुम मेरी क्लास लगाने आओगे नहीं, भगवान जाने हम लोग कहाँ होंगे। तो इसलिए हम ट्राइंग कि ये पूरा सिलेबस तुम 11th 12th का बायो का खत्म कर लो, ताकि तुम फ्री हो जाओ, फिर तुम आराम से रिवाइज करते रहो, अपने पेपर देते रहो। इवन अगर मन करे तो यूट्यूब पे जाकर किसी का 1 शॉट देख लो। देखो 1 शॉट देखा तो जाता है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो ना तो वो 1 शॉट के फायदे नहीं होते, वो बस एक तरह से रट्टा मारने वाली बात होती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि तुम अप्रैल तक इतना कर लो, अप्रैल के एंड तक, कि उसके बाद तो तुम कभी रिकॉल करना हो किसी पेपर से पहले 1 शॉट देखा और तुम पेपर जाके दे सकते हो, है ना। यस मैम। इस perspective से अभी के लिए 11th कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें 12th करा दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है 12th कराने में, ठीक है। मेरे को बस एक बार ऑफिशियल डेट आ जाए कि कब तुम्हारी क्लासेस खत्म हो रही है, मैं उससे पहले तुम्हारा 12th स्टार्ट कर दूंगी। डोंट वरी, पढ़ा के भेजूंगी मैं तुम्हें। बोर्ड्स में भी आने चाहिए तुम्हारे 90+, है ना, एटलीस्ट बायो में तो 90+ बनते हैं ना। यस मैम। यो मैम। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार इतने आ गए,
तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। किसी को बीएससी भी तो करनी होगी ना, तो बीएससी वाले बच्चे के ग्रेजुएशन इसके स्कूल के मार्क्स देखे जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा फिर, है ना। यो मैम। तुमने मेरा 25 मिनट आर्ट लिए हैं, आप ही हो। तुम्हें हाथों में पाम में ही होता है ना पसीना पसीना। यो हाँ भाई, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। जिसको बहुत ज्यादा हो रहा है दैट डेफिनेटली नीड्स अ मेडिकल असिस्टेंट, उनको बोलो डॉक्टर को दिखा ले, पर उसको डरा मत देना भाई, ठीक है। यो मैम। लाइक हो, और बेचारी बच्ची को डरा दो, कल डरी डरी है। पूछ लेना डॉक्टर से, वैसे इससे इसकी ठीक है, नॉर्मल है, हो जाता है। अच्छा चलो, तो हम लोगों ने क्या करना है, मैच्योरेशन, एक तो यूरिन कैसे बाहर रिलीज होता है, थोड़ा सा हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर एएनएफ फैक्टर रहता है, ठीक है, और डिजीज में तुमको एनसीईआरटी से भी कराऊंगी, ठीक है। करूँ स्टार्ट। यो मैम। बेटा मैच्योरेशन की बात करते हैं, तो देखो अभी तक क्या हुआ, आपके पास एक पेयर ऑफ किडनी है, किडनी से क्या निकलता है, तो यूरिन लेकर जाता है, है ना। वर्ड अच्छे से याद रखना, यूरेटर। यूरेटर जाके किसमें खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर, राइट। तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरेटर खुल गया। ये डायग्राम आपने कौन से पेज नंबर पे हमने लेबल भी किया था ना, मैम पेज नंबर 291। पेज नंबर 291, राइट। तो क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर में जब मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन इज व्हाट, द प्रोसेस रिलीज ऑफ एक बच्चा बोलेगा बेटा, बोलो। मैम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मैच्योरेशन। आउट ऑफ द बॉडी भी तो कर ले, है ना। यो मैम आउट ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन आउट ऑफ बॉडी, है ना, दिस इज नोन एज मैच्योरेशन। नोट्स में तो मैं सीधे ये लिखूंगी ना, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ तो नहीं लिखूंगी, तो रिलीज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज मैच्योरेशन। अब इसके रिफ्लेक्स की बात करते हैं कि कैसे रिफ्लेक्स आता है, तो मैं स्टेप में लिख देती हूँ, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज ना यूरिनरी ब्लैडर, तो हम साथ साथ में लिख लेंगे इसको, और 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जब ये हो जाता है हाफ फिल, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कितना फिल हो जाएगा, लगभग हाफ ब्रैकेट में लिख लेंगे हाफ फिल्ड, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको हाफ फिल्ड मेंशन नहीं करा है, पर इट इज हाफ फिल्ड पे सिग्नल आता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी मसल्स थी, मैम डेट्रूसर मसल, और डेट्रूसर मसल के पास कौन से रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, राइट। तो दिस इज डेट्रूसर मसल, जिसके ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स पड़े हैं, दीज आर नोन एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स, लिख लो, है ना। तो देखो क्या हुआ कि हाफ फिल जब यूरिन हुआ तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, हाँ बेटा बोल। हम जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो जो मिड मिड वाली लेयर होती है उस पे होते हैं। हाँ, स्मूथ मसल वाली लेयर होगी ना, हम फिर वो तो सबसे जो फर्स्ट वाली होती है उस पे होने चाहिए, जैसे क्योंकि वो अंदर वाली साइड होते हैं। जो स्ट्रेच, गहरे में चली गई है बेटा। जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली तो स्किन में किसी भी सरफेस के अंदर काफी हद तक एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आउटर पार्ट होगा ना रिसेप्टर का, वो ऊपर की तरफ ही आएगा, लेकिन वो अंदर तक होते हैं किसी भी सेल के। जब भी तुम किसी रिसेप्टर की बात करते हो, जैसे आरबीसी के ऊपर ही बोल दूं मैं, यदि से आरबीसी, इसके ऊपर रिसेप्टर लगा है, तो अगर मैं बोलूँ ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो किस तरफ है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो एक बाहर वाला पार्ट होता है जिससे सब्सटेंस बाइंड करेगा, वो बाहर होता है, बाकी रिसेप्टर पूरा मेम्ब्रेन के अंदर तक होता है, ठीक है। तो वो लगे तो मेम्ब्रेन के अंदर है, लेकिन उसका आउटर सरफेस बाहर है, जिससे वो डिटेक्ट करेगा कि यूरिन कितना भरा है कितना नहीं, ओके। Yes, ma'am. जब हायर ग्रेड में जाएगी ना, फिर वो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे कैसे नीचे सिग्नलिंग, ये जो रिसेप्टर होते हैं अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो धीरे धीरे फिर सीखोगे, काफी डिटेल में होता है, राइट। चलो, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मैं लिख देती हूँ यूरिनरी ब्लैडर, यू भी लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं यू भी लिख रही हूँ इसको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, सेंड सिग्नल, किसको भेजेंगे सिग्नल, ब्रेन को। तो ब्रेन इज नॉट एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जब सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है तो सिग्नल को क्या कहते हैं, सेंसरी सिग्नल या मोटर
सेंसरी सिग्नल, यस। ये हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम एक छोटा सा ब्रेन बना लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रेन बन गया, गोभी बन गई। कितनी खुश हो जाती है ना कभी ऐसे कुछ बनाऊंगा तो, ठीक है। तो ब्रेन की तरफ जब सिग्नल जाता है तो दैट इज सेंसरी, सेंसरी। और जब ब्रेन से सिग्नल आता है दैट इज मोटर। क्योंकि जब ब्रेन से सिग्नल आता है तब हम कोई काम करते हैं ना, मोटर मीन्स मूवमेंट, कुछ काम होना चाहिए। तो जब ब्रेन सिग्नल कहता है तभी तो मेरे हाथ हिलते हैं ना, तो वो मोटर सिग्नल होता है, ठीक है। तो ब्रेन की तरफ जो सिग्नल भेजा है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो सिग्नल भेजा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों। तो जो सिग्नल भेजा है वो सेंसरी सिग्नल है, ठीक है। सेंसरी सिग्नल रिसीव करने के बाद सिग्नल आता है ब्रेन की तरफ से, कौन सा सिग्नल आता होगा? मोटर सिग्नल है। मोटर Yes. मोटर सिग्नल कम्स फ्रॉम सीएनएस। ये बहुत ध्यान से रखना, आ कौन रहा है जा कौन रहा है, इसी में गड़बड़ी हो सकती है। तो मोटर सिग्नल आता है सेंट्रल सीएनएस से, और उससे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? उससे दो मस्ट प्रोसेस होंगे। किसके पास आया है? फ्रॉम सीएनएस टू, पहला यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के पास होती है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स है। उसको वो सिग्नल देता है कि अगर सूसू करवाना है तो क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। ये पैकेट है ना, इससे तुम्हें लिक्विड बाहर निकालना है तो तुम इसको पिचकाओगे नहीं, है ना? कॉन्ट्रैक्ट तो करोगे, दूध के पैकेट से दूध निकालना तो उसको पिचकाते ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। तो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को कहेंगे कि तू भाई कॉन्ट्रैक्ट कर, ठीक है, ताकि यूरिन बाहर निकले। अब आते हैं स्पिंक्टर, स्पिंक्टर नीचे है तो एक सिग्नल स्पिंक्टर को भी जाता है। तो ये स्पिंक्टर्स क्या करते हैं? अब स्पिंक्टर का क्या सिस्टम होगा? वो रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, तो वो रिलैक्स करेंगे तो यूरिन मूव आउट ऑफ बॉडी, एंड दिस इज नॉन एज मैच्योरेशन। कर लो इतना। हाँ बेटा पूछ, बोल ले भाई। नहीं, चलो डन, ठीक है। अब मैं थोड़ी बेसिक सी बातें बता दूं अबाउट यूरिन। वैसे तुमको पता है लेकिन मैं फिर भी एक बार मेंशन करना चाहूंगी कि यूरिन जो होता है हमारा, उसका जनरली पीएच कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? It is about 6.0, that is slightly basic acidic. 7 is neutral, उससे नीचे एसिड होता है। एक वैल्यू मोस्ट एसिडिक होती है, जितना तुम पास आओगे जैसे 6 तो वो लीस्ट एसिडिक होती है। 7 के ऊपर बेसिक होता है, ध्यान से सुनो, दिस इज लीस्ट बेसिक, और अगर मैं 12 बोलूं दैट इज मोस्ट बेसिक, ठीक है। ये पीएच स्केल है ना। तो थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है जी, लिटिल बिट ऑफ एसिडिटी उसमें एग्जिस्ट करती है। इसके बाद एक दिन में कितने रिलीज करते हो? 1 डे इक्वल्स टू 1 to 1.5 लीटर इतना यूरिन निकलता है, ठीक है। और इसमें से यूरिया कितना निकलता है? यूरिया पर डे अगर हम रिमूव की बात करें तो लगभग कितना हो जाता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 ग्राम्स, 30। ठीक है। कलर कैसा होता है यूरिन का? येलोइश, येलोइश यूरिया की वजह से हो जाता है। बहुत सारा पानी पियोगे तो तुमको दिखेगा कम यूरिया निकल रहा है, क्योंकि इतना तो बनी नहीं रहा पानी पी रहे हो, तो फिर वो पानी क्लीन सा आता है। इसके अलावा और कोई यूरिन में कलर है तो फिर टेंशन की बात होती है, चेक कराना चाहिए भाई, है ना भाई। यो मैम। डन इतना बात बच्चों? यो मैम। रंग बिरंगी स्लाइड बन गई है ये। चलो अब मैं तुमको एक मस्त बात बताती हूँ। कल मुझसे किसी ने पूछा था एएनएफ के बारे में। यो मैम मैंने पूछा। देखो हमने जितनी बार भी बात करी, हमने यही बात करी कि ब्लड प्रेशर गिर गया तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का रिलीज होता है। ब्लड प्रेशर गिर गया क्या हो गया, रास एक्टिवेट हो गया। हमने कभी बात नहीं करी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो भी तो एक दिक्कत है ना। तो बीपी मान लो किसी का हो गया हाई, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो जीएफआर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
इंक्रीज। इंक्रीज। देख डीटी के साथ डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी इंक्रीज। अगर ब्लड प्रेशर आया हो और बीपी की वैल्यू इंक्रीज हो, तो देखो ब्लड ज्यादा प्रेशर से मूव कर रहा है, राइट। तो मुझे बताओ, मैं हार्ट बना रही हूँ यहाँ पे, देखना आराम से बता लोगे, आराम से सोचना क्या बोल रही हूँ मैं, फिर आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो कौन सी साइड होती है हार्ट की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है? राइट साइड राइट एट्रियम, है ना। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड का जो फ्लो होगा वो भी हाई हो जाएगा। यो मैम। यो मैम। कह दो तो गलत तो नहीं होगा। दैट इसी की वजह से ब्लड फ्लो, साथ साथ लिखो, ब्लड फ्लो टू राइट एट्रियम, क्योंकि पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ आता है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। टू राइट एट्रियम इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज? इंक्रीज। बेटा जब फ्लो, उसका प्रेशर ज्यादा है तो फ्लो भी ज्यादा है ना, तो इंक्रीज हो गया। तो जो राइट एट्रियम होता है वो क्या रिलीज कर देता है? इट रिलीजेस समथिंग व्हिच इज नोन एज एएनएफ। अभी थोड़ी देर में बताऊं इसकी फुल फॉर्म, चलेगा? यो मैम। ए से इतना बता देते हो कि दिस इज समथिंग नोन एज एट्रिया। तो एट्रिया से रिलीज हो रहा है इसलिए एट्रियल कहते हैं। अब ये क्या करता है बॉडी के अंदर? दो चीजें करता है, ठीक है। दिल के राइट एट्रियम से कुछ रिलीज हो रहा है, एक फैक्टर रिलीज हो रहा है जिसे एएनएफ कह रहे हैं। हमने तो हार्ट में ही पढ़ा नहीं था ना, लेकिन ये रिलीज होता है, हम यहाँ पढ़ते हैं। तो अभी क्या चीज करता है ये देखो। सबसे पहले ये क्या करेगा, अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर आई है और जीएफआर आई है, मतलब कि बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रही है ऑलरेडी, तो तुम क्या चाहते हो कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बने या डाइल्यूट बने? कंसंट्रेट। कंसंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड। अगर जीएफआर बहुत ज्यादा है, मींस अ लॉट ऑफ वाटर होगा इन बॉडी, तभी तो बहुत सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बन रहा है, बहुत सारा फिल्ट्रेशन का सामान आ रहा है तुम्हारे पास बार बार। तो अगर जीएफआर ज्यादा है और बहुत सारा पानी है बॉडी में, तो तुम क्या चाहते हो, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाओ या डाइल्यूट बना दो? डाइल्यूट। तो हाई बीपी में डाइल्यूट बनता है। तो अगर तुम डाइल्यूट बनाना चाहते हो, रास को एक्टिवेट करना है इनएक्टिवेट? हाँ, तो इट इनिबिट रेनिन रिलीज। और अगर रेनिन का रिलीज इनिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रास हमारा जो रहेगा दैट वुड बी इनएक्टिव। और अगर रास हमारा इनएक्टिव रहेगा तो मुझे बताओ कि डीसीटी से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होगा? नो मैम। तो एज ए रिजल्ट सोडियम एंड वाटर का क्या मिलेगा आपको? एक्सक्रीशन। तो सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा बॉडी में तो हम उसको फेंक रहे हैं, तो जहां सोडियम फेंकेंगे वहां पानी पीछे पड़ जाएगा। तो सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन होगा इन यूरिन, ठीक है। समझ आई बात? जैसे कि कल बताया था कि हमारा जो असेंडिंग लूप से फिर NaCl होगा वो जाएगा, उससे उसके बाद फिर वाटर बाहर आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तेरा नेफ्रॉन है, यो मैम। ठीक है। ये देख क्वेश्चन अच्छा है इसका, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। ये पहले बना दिया पीसीटी, फिर ये लूपो फैलने है, तो लूपो फैलने की बात कर रही है ना बेटा? यो मैम। लूपो फैलने नहीं, यहाँ पर आता है ना डीसीटी। यो मैम। मैं डीसीटी की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो पीसीटी और लूपो फैलने में होना है वो फिक्स है। तेरी बॉडी में पानी की कमी हो, पानी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता पीसीटी और लूपो फैलने को, वो अपना काम वैसे ही करते हैं। सिर्फ डीसीटी है जो आपको कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन दिखाता है कि कभी वो कुछ रीअब्जॉर्ब करेगा, कभी वो नहीं करेगा। तो सिर्फ डीसीटी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जब रेनिन रिलीज करता है तो डीसीटी क्या करता था? डीसीटी ब्लड के अंदर भेज देता था सोडियम एंड वाटर, है ना, और यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाता था। अब क्या होगा? उल्टा होगा। डीसीटी क्या कहेगा कि अपने पास बहुत है पानी, तो क्या करेगा? ब्लड से ले लेगा और ज्यादा सोडियम एंड वाटर और इसको यूरिन में बाहर फेंक देगा। समझ आई? यो मैम। ठीक है, तो ये डीसीटी के पास होता है। अब जब भी सोडियम कहीं रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को पता है क्या बुलाते हैं? देखो, एक्सक्रीशन, लिख लो इसको साइड में। एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज नोन एज, इट इज नोन एज natriuresis।
नेटियूरेसिस। ओके जी, ये वर्ड है, सोडियम के रिलीज को नेटियूरेसिस कहते हैं। इतना समझ आया? यो मैम। ठीक है, दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर हाई है तो तुम ब्लड वेसल्स को क्या करोगे, कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट? डायलेट। डायलेशन कर देगा ANF, और उससे क्या होगा, बीपी आपका कैसे हो जाएगा, बीपी। और इस वाले से क्या हुआ था, GFR डिक्रीज टू नॉर्मल, है ना, डिक्रीज हो गया नॉर्मल पे आ जाए, डिक्रीज टू नॉर्मल, राइट। अब बात करते हैं ANF की फुल फॉर्म। ANF आर्टरिया से रिलीज हुआ है तो इसलिए एट्रियल। N का मतलब है क्योंकि ये सोडियम रिलीज कर रहा है यूरिन के अंदर, तो दिस इज नोन एज यूरेटिक। एंड इसके ऊपर स्टडी चल रही है अभी भी, इसलिए फैक्टर। अब वर्ड का मतलब समझ आया? यो मैम। तो हुआ कुछ नहीं, जब तुम्हारा मान लो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, मान ले कि बहुत डरावनी जगह पे मैं रह रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत डरी हुई हूँ रात को ना, कहीं मैं फंस गई और वहां पर मेरे को ऐसे भूत भूत का डर लग रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर तो हाई हो जाएगा, है ना। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई चल रहा है, तो मेरी बॉडी में क्या चेंज होगा, हम ऐसे इमेजिन करते हैं, तो मेरा ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है। इन दैट केस मेरा GFR इंक्रीज हो गया फॉर सम इंस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, मेरी बॉडी में जो मेरा राइट एट्रिया है वो रिलीज करेगा ANF, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। याद रखना ये एट्रियल है, हार्ट से रिलेटेड, इट इज नॉट एंटी मत कर देना। तो ये दो चीजें करेगा, एक तो रास को इनएक्टिवेट करेगा और मेरी बॉडी से एक्सक्रीशन कराएगा ज्यादा यूरिन की। इसलिए देखो, जब कभी नोटिस करना, जैसे मान लो तुम्हारा कल पेपर है और जिस पेपर से तुमको डर लगता है, अगर उस पेपर की तैयारी करो तो तुमको सुसु बहुत आता है, तो नोटिस कर, रास इनएक्टिव हो रखा होता है और सोडियम और वाटर का रिलीज हो रहा होता है आपकी बॉडी से, ताकि GFR का रेट डिक्रीज कर पाए, क्योंकि तुम इतने घबराहट में होते हो ना, तुम्हारा ब्लड प्रेशर और ऊपर नीचे होता है, इस वजह से यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होती है। और दूसरा, वेसोडाइलेशन हो रखी होती है ताकि आपका बीपी नॉर्मल आ जाए, तो वो आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है जब आप परेशान होते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो डन, सबका ये लिख लिया? यस मैम। यो मैम। मैं तुमको एक बार NCERT एनालिसिस करा दूं? यो मैम। उससे पहले हम थोड़ा सा डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो डिसऑर्डर, अच्छा एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है, मैं यहीं से पढ़ा रही हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है? निकालो सारे। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, और भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, अदर देन किडनी, लंग्स, लीवर। किडनी के अलावा लंग्स भी, लिवर भी और स्किन भी हेल्प करती है एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मतलब लंग्स का भी रोल है, मेरे लिवर का भी रोल है, मेरे स्किन का भी रोल है। और लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। हमारे लंग्स क्या रिमूव करते हैं, अब लंग्स से बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है थ्रू लंग। कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट। हर मिनट 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकल रही है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां डेटा आया NCERT में वो इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करो। यस मैम। हर मिनट मतलब 1 मिनट हो गया ना मेरे को बोलते हुए, तो 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरीडे। पानी भी रिलीज होता है हमारे लंग से। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने सांस तो अंदर ली, वो तो रफ थी, लेकिन अपनी मुंह से जरा सांस बाहर छोड़ो, से रिलीज करो, देखो हाथों में मॉइस्चर फील हुआ। यो मैम। अपने मुंह के आगे हाथ रखो और सांस छोड़ो, तो मैं देखो मॉइस्चर रिलीज हो रहा है। तो क्या करती है लंग्स ना, आपके जो हवा होती है ना अंदर, उसको थोड़ा मॉइस्चराइज भी करती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी भी वो बाहर, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी आपकी बॉडी से रिलीज करवाती है। ठीक है, तो ये था लंग का रोल। पहला वाला खत्म, दूसरे वाले की बात करते हैं, दैट इज लिवर। लिवर की बात करें? यो मैम। देखो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी में, इसको इस कलर से करेंगे। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एक लाइन तो यही है, अंडरलाइन करो। हमें लगता है ये तो हमें पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, नहीं तो कर लो। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है हमारी, ये सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये बेसिकली। और कोलेस्ट्रॉल को भी ये रिलीज करता है, और डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सबकी एक लाइफ होती है ना, तो उनको डिग्रेड करने का जो काम करता है वो भी यही करता है। विटामिन को तोड़ना, ड्रग्स को तोड़ना, जो तुम दवाइयां खाते हो लीवर में जाकर टूटती है, तो इन सबको ये तोड़ता है और अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये बाहर निकाल देता है। तो लीवर का भी बहुत बढ़िया रोल होता है। ठीक है, लीवर से बनता है क्या, कौन सा जूस बनता है लीवर से? बाइल में जाके स्टोर होता है।
फिर बाइल से वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां पे वो इन सब चीजों को जाके तोड़ देता है। ओके, यो मैम। एक्सक्रीशन में इसका भी रोल है। अब स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट मतलब पसीना। पसीना। सेबेशियस मतलब ऑयल। ऑयल। चिकना बनाता है जब सुबह उठते हैं हम लोग, तुम्हारे मुंह पे चिकना बन होता है ना, दैट इज ऑयल। पसीना इज जस्ट लाइक अभी जैसे अभी सर्दियों में तुम बहुत स्वेटर पहनते हो तो जो प्राइवेट रीजन होते हैं, अंडर आर्म्स होते हैं, वहां पे पसीना आ जाता है, मैम। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड्स, वाटर होता है ये जिसके अंदर NaCl होता है, पसीना थोड़ा नमकीन होता है, थोड़ा सा उसमें यूरिया भी होता है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं स्वेट लिख लूं, तो स्वेट में क्या क्या होता है, NaCl, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया, थोड़ा सा यूरिया भी होता है, और उसमें लैक्टिक एसिड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने ये चीजें। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग ऑफ इफेक्ट ऑन द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, स्वेट का? कूलिंग देना हाँ, बॉडी। बॉडी को ठंडा ठंडा फील कराना, लेकिन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी इसका फंक्शन होता है, तो वो सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, तो स्वेट के फंक्शन में लिख सकती हूँ दो है, दैट इज कूलिंग एंड एक्सक्रीशन, दो लिख सकती हूँ ना। यो मैम। तो मेरा था स्वेट। अब आते सेबेशियस पे। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टीरोल्स, स्टीरोल्स जो स्टीरॉइड्स के अंदर मिलते हैं आपको, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्सीज होती है थ्रू सेबम, पसीने के अंदर ये सब चीजें होती है। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयलिंग कवरिंग टू द स्किन, तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देती है, ऑयली सा करके ना आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। डू यू नो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड आल्सो बी एलिमिनेटेड बाय सलाइवा टू, तो ये क्या करती है, देखो वैक्सी बनाती है आपकी स्किन के ऊपर, तो आपको प्रोटेक्शन तो देती है हार्मफुल मटेरियल से, एट द सेम टाइमिंग ये स्टीरॉल वगैरह जो वेस्ट होते हैं उसको बाहर रिलीज भी कर देती है। ठीक है, लास्ट ये बता रहे हैं आपको सलाइवा, तो सलाइवा में भी थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है जब भी हम थूकते हैं बाहर को, जनरली हम कम थूकते हैं ना, इसलिए हम उसको एक्सक्रीटर में मेंशन नहीं करते। ओके, सीबम क्या होता है? पसीना पसीना, सॉरी वो ऑयल ऑयल ऑयल। यो मैम। एक तो आपने NaCl यूरिया लिखा है और थर्ड वाला क्या है? लैक्टिक एसिड। यो मैम। ठीक है जी, तो ये था छोटू सी बात। छोटू सी बात से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो स्टेटमेंट उठा सकते हैं, क्योंकि हम इस पे ध्यान कभी नहीं देंगे कि थोड़ा सा यूरिया भी रिलीज होता है इससे, राइट, तो ध्यान रखना इस चीज का। इस ऑर्डर की बात करें, यो मेल फंक्शनिंग मतलब चीज का खराब हो जाना, सही से काम नहीं करना, मेल फंक्शनिंग मतलब नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग। तो किडनी जब सही से काम नहीं करती, इट कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, यूरिया तो बाहर फेंक रही थी, सही से काम नहीं कर रही, तो अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया हो जाएगा ब्लड में, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। तो व्हाट इज यूरेनिमिया, तुम नोट बनाओगे और उसमें लिखोगे यूरेमिया इज, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे डेफिनेशन, बोलो बोलो, गलत बोल दो कोई ना। नॉट की तरह लिखनी है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन इज कॉल्ड यूरेनिमिया। हाँ, ऐसे नहीं लिखना है, यूरेमिया का सिंपली मीनिंग है अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। इन ब्लड, बस। अगर कोई पूछे रीजन, अगर रीजन है तो नीचे मैं लिखूंगी रीजन नॉट प्रॉपर। मेल फंक्शन ऑफ किडनी। मैं मेल फंक्शन क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है ना, तो ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यो मैम। लाइक विच इज हाईली हार्मफुल एंड लीड टू किडनी फेलियर, किडनी फेलियर हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट का यूरिया रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, यस मैम। तो हीमोडायलिसिस की बात कर लेते हैं, एक बार छोटे से बना लो फटाफट। यो मैम। हीमोडायलिसिस इज डायलिसिंग मशीन, शायद आपने किसी कोई अगर किसी घर में बुजुर्ग है जो डायलिसिस पे हो तो आपने शायद, ठीक है, यो मैम देखी है। मशीन होती है डायलिसिस मशीन जिसको कहते हैं, डायलिसिस की मशीन जिसे कहते हैं डायलिसिस के लिए जाना है, किसी को ज्यादा डायलिसिस होती है, नहीं तो कुछ लोग महीने में एक बार हो जाते हैं, तो डिपेंड करते हैं किसका कितना किडनी का फंक्शनिंग खराब हो रखा है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, तो दिस इज अ मशीन, डायलिसिंग मशीन। इसके अंदर हम एक लिक्विड डालते हैं, मैं येलो से कलर का बना रही हूँ क्योंकि प्लाज्मा जैसा होता है। दिस लिक्विड इज नोन एज डायलाइसिंग फ्लूइड। ठीक है जी, डायलिसिंग फ्लूइड की क्या बात है, इसके साथ जो कॉम्पोजिशन होती है ना, इसकी कॉम्पोजिशन सेम एज ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना, बिल्कुल वैसी कॉम्पोजिशन होती है इसकी भी,
ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें क्या नहीं होता, नो नाइट्रोजनस वेस्ट, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता इसमें, ठीक है। तो यानी कि इसमें यूरिया होगा नो मैम। नहीं, नो नहीं, मैम। ठीक है। अब क्या होता है, इसके पास लगी होती है एक सेलोफिन ट्यूब, प्लास्टिक जैसे लगेगी आपको, एक ट्यूब लगी है, इससे होती हुई जा रही है, ओके। तो इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग, सॉरी, साथ साथ बना लो, नहीं खत्म हो जाएगा। दिस इज अ सेलोफिन ट्यूब है, ये प्लास्टिक जैसी दिखेगी आपको। इसकी नेचर कैसी होती है, इट इज सेमी परमिएबल, यानी सेमी परमिएबल मतलब जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को होने देते हैं अंदर से। कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देगी, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम पेशेंट लेंगे और पेशेंट की आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, ठीक है। तो जोन सी आर्टरी हमें कन्वीनियंट सी पड़ेगी, हम कन्वीनियंट सी आर्टरी से ब्लड निकाल लेते हैं। तो ये लिया हमने ब्लड, कोई ग्रीन से नहीं निकालना है, तो ब्लड हमने निकाला किससे, आर्टरी से। आर्टरी, ठीक है, क्योंकि आर्टरी में मेजर अमाउंट ऑफ ब्लड होगा, अच्छे प्रेशर के साथ होगा। अब जब ब्लड तुम जैसे पेशेंट से बाहर निकालोगे और वो ट्यूब में आएगा, ट्यूब के थ्रू जा रहा होगा ना, तो ब्लड तो बाहर आते ही कोएगुलेट करना स्टार्ट करता है। इसलिए हम लोग ब्लड ऐसे जमे ना, तो हम क्या चीज ऐड करते हैं उसके अंदर, हेपरिन। हेपेरिन, वेरी गुड, हेपेरिन, लिटिल, बहुत ज्यादा नहीं करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ हेपेरिन को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब ब्लड इसमें मूव करते हैं, ब्लड का हर कंपोनेंट अच्छे से मूव कर जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, सारी कॉम्पोजिशन तो सेम ही थी, राइट। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो ब्लड से बाहर निकल जाएगी और इसमें चली जाएगी। तो बाहर डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर कौन सी चीज है जो एब्सेंट है, यूरिया। यूरिया। हाँ, नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट है ना। तो बाहर नाइट्रोजनस बेस का अमाउंट नहीं है और अंदर नाइट्रोजनस बेस है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा ना, यो मैम। ये बाहर निकलने लग जाएगा धीरे धीरे, स्टेप्स बाय। तो हर स्टेप पे यूरिया धीरे धीरे बाहर निकलेगा, इतनी देर के लिए इसको इसमें रखा जाता है। और इस मशीन को इतना चलाया जाता है कि 5 जो आपके बॉडी में कितना ब्लड होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर बॉडी इज, कल लेके आना, मैंने तुमको कार्डियक वाले चैप्टर में लिखवाया है, ठीक है। सो पूरा आपके बॉडी का ब्लड इसके थ्रू निकल जाए, इसलिए पेशेंट को उतनी देर रखा जाता है, 2-3 घंटे तो आराम से रखा जाता है ना। तो पूरा ब्लड निकल जाता है और इस तरीके से सारा यूरिया निकल जाता है। फिर इस ब्लड को दोबारा किसमें डालते हैं, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी, आर्टरी या वेन, इट इज गॉन बैक इनटू द वेन, जी। तो लिख दो इसको, री एंटर इनटू वेन। वेन ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हार्ट की तरफ या हार्ट के अवे, हार्ट की तरफ। हार्ट के पास। हार्ट के पास। तो हाँ, अब हम इसको सर्कुलेशन में भेज देते हैं ना, इसलिए हम इसको वेन में री एंटर कराते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से हमें अब क्या करना है, अब तो हम चाहते हैं ना कि बॉडी के अंदर नॉर्मली चला जाए, है ना। तो अब हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, एंटी हेपरिन। हेपरिन का अमाउंट नहीं तो मेरे ब्लड के अंदर तो है ही है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एंटी हेपरिन इसके अंदर डाल देंगे, ओके। तो बॉडी के अंदर जो हेपरिन है वो ठीक है, बस बाहर वाले हेपरिन का इफेक्ट हम खराब कर देंगे। तो दिस इज हाउ द डायलिसिस अकर, तो दिस इज नॉन एज हीमोडायलिसिस। मैम सारा ब्लड इस ट्यूब के थ्रू आ जाता है बाहर? सारा ब्लड इसके ऊपर जाता है, बिल्कुल तो मैम अगर सारा ब्लड आ जाएगा तो इंसान तो मर नहीं जाएगा? कॉन्टिन्यूस रहता है ना बेटा। जो पेशेंट है ना उसके पास दोनों तरीके की लीड लगी होती है, तो ऐसा नहीं है पहले हम बॉडी से सारा ब्लड निकाल रहे हैं फिर उसकी बॉडी में जा रहे हैं। तो एक हाथ से ब्लड निकल रहा है, दूसरे हाथ से वो यूरिया के बिना वाला एंटर हो रहा है, कॉन्टिन्यूस चलता है, इट्स लाइक अ सर्किट। मैम तो अगर यही चलता रहेगा तो फिर ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है, मतलब ये टेक्निक अच्छी है फिर? टेक्निक तो अच्छी है लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है ना। आप 2-3 घंटे के लिए, अब आप तो यंग हो, आप बैठ जाओगे, किसी बुजुर्ग को 2-3 घंटे के लिए आप एक चेयर पे बिठा कर रख रहे हो, बार बार ये करा रहे हो, तो देखो वो पहले उनकी बॉडी में पूरा यूरिया फॉर्म होता है, फिर आप उसको डायलिसिस के लिए, उनको डायलिसिस के लिए लेके जाते हो। तो जब तक उनकी बॉडी में यूरिया रहता है वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करता होगा ना, तो धीरे धीरे वो बॉडी को वीक करता जाता है। यो उसके मैम। डायलिसिस के बाद धीरे धीरे बॉडी वीक होनी स्टार्ट होती है। तुम ये देखो ना, इमेजिन कि तुमने सुसु होल्ड करके रखा है, ठीक है, यूरिन इज अ वेस्ट मटेरियल, तुमने होल्ड करके रखा है, अब तुम इसको सिर्फ 15 दिन के बाद ही रिलीज कर सकते हो। सोचो कितना स्ट्रेसफुल है बॉडी के लिए।
है ना। तो वैसे यूरिया अगर बॉडी के अंदर रहता है तो वो स्ट्रेसफुल है ना बॉडी के लिए, इस वजह से। तो वो धीरे धीरे बॉडी को वीक सा करता जाता है, इसलिए जिस डायलिसिस में चले जाते हैं उनकी बॉडी काफी वीक हो जाती है। और ये सर्जिकल एक तरह, मतलब आप किसी भी प्रोसेस में अगर पेशेंट को सुई लगाते हो ना तो वो थोड़ा ट्रोमेटिक होता है, तो धीरे धीरे पेशेंट भी परेशान होने लग जाता है कि हर बार का यही है, हर महीने आना पड़ जाता है, इसलिए हाँ। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट हम तभी देते हैं जब मतलब बिल्कुल और कोई स्कोप ना हो, वो तो बिल्कुल सीवियर स्टेप हो गया ना। सर्जरी सर्जरी हमेशा एंड में की जाती है जब और कुछ हो ना पाए। मैम जैसे उनकी जिनकी सर्जरी हुई होती है उनको 1 साल के लिए सबसे अलग रहना पड़ता है। जिनकी सर्जरी हुई होती है ना उनको पूरी जिंदगी इम्यूनो सप्रेशन लेना होता है, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए था, तो वो उनके इम्यून सिस्टम को धीरे रखता है। अगर किसी की भी ऐसी सर्जरी हुई होती है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी बहुत तरीके की होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना तो आपकी इम्यूनिटी पहचान सकती है कि ये ऑर्गन बाहर से आया है, तो ऐसे पेशेंट की इम्यूनिटी को दबा के रखा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं होता सबसे अलग रखना होता है, वो डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी है। जैसे अगर कैंसर की है सर्जरी फॉर एग्जाम्पल, इम्यून सिस्टम, आप सोचो ना मैंने तुम्हारा इम्यून सिस्टम, मतलब किसी की सर्जरी हुई है किडनी की और उसको मैं ऐसी दवाइयां दे रही हूँ कि उसकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल नीचे गिर जाए, मतलब वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है कॉमन कोल्ड के खिलाफ भी, तो ऐसे इंसान को तो प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ना। उसको अगर इस टाइम पे कॉमन कोल्ड होगा तो वही हील नहीं होगा, है ना। मैम इसलिए उनको रखा जाता है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ताकि उनको और कोई बीमारी ना हो, क्योंकि वो बहुत वीक होता है उस टाइम। हाँ बेटा पूछ, डाउट है? नहीं, ठीक है। दिस वाज हेमोडायलिसिस। हाँ बोल बेटा। एंटी हेपरिन क्यों डालते हैं? अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ हेपरिन होगा बॉडी में तो उसका कुछ इफेक्ट भी होगा? हाँ, कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज कम अमाउंट में भी सही नहीं होती, नॉर्मल अमाउंट बैलेंस होना चाहिए ना। ज्यादा अमाउंट हेपेरिन क्या करता है, उसके कोएगुलेशन को रोक लेता है, ठीक है। तो हम ऐसा भी नहीं चाहते ना खून बिल्कुल ही पतला हो जाए, है ना, हम ये भी नहीं चाहते कि खून ठीक हो जाए। तो हेपेरिन का एक नॉर्मल अमाउंट मेरी बॉडी में बन रहा है, सही है ना, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों डालूंगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे हेपेरिन ऐड किया था, इसलिए मैंने बाद में एंटी हेपेरिन डाल दिया ताकि बैलेंस हो जाए, यो मैम। इसलिए। यो आगे आजू। यो ब्लड देखो ध्यान से देखना, ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब जो बढ़िया सी आर्टरी आपको मिल जाए, कन्वीनियंट आर्टरी। तो ब्लड निकाला किससे है, ड्रेन मतलब आउट, किससे निकाला है, आर्टरी से। पंप्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट, वो डायलिसिंग मशीन में डाला, एंटी कोएगुलेंट डाल दिया तो उसके अंदर, दैट इज हेपेरिन। एंटी कोएगुलेंट है, एंटी हेपेरिन नहीं है, ध्यान से पढ़ना चीजों को, ठीक है। तो यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय द फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड के आसपास था उसके ट्यूब के, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन थोड़ी पोरस होती है तो सेमी परमिएबल होती है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, तो यूरिया बाहर नहीं होता डायलिसिंग फ्लूइड में, तो बाहर की तरफ निकल जाता है। These substances freely move out. The clear blood is pumped back to the body through the vein. तो वापस री एंटर ऑफ ब्लड हुआ है वेन से, ये बात याद रखना। हेमोडायलिसिस से इससे क्वेश्चन बनता है, आया किससे था ब्लड और गया किससे, ठीक है। एंटी हेपेरिन डाल के आप उसके अंदर डालोगे, छोटी छोटी बातें हैं। दिस मेथड इज अ बोन फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत यूज होता है डायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ द अक्यूट रीनल फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर जो अब ठीक ही नहीं हो सकता, किडनी फेलियर हो गया, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट हम करते हैं। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर। हम डोनर से किडनी लेंगे, हम प्रेफर करेंगे वो क्लोज रिलेटिव हो, एक तो अगर वो बिल्कुल ट्विंस हो ना तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ट्विंस का क्या होता है ना, स्पेशली जो कोजेनिटल ट्विंस होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक ही जेंडर के होते हैं, उनकी बॉडी बहुत सेम होती है, तो ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं, तो जो जितना क्लोज होता है उसी का ऑर्गन लेना बेहतर रहता है, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी भी है, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज द रिजेक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कौन सा होता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करता है, बी सेल या टी सेल? ऑर्गन रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बी सेल्स। is by T cells, that is cell mediated immunity, ठीक है। टी सेल्स है, बी सेल्स नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज रीनल कैलकुली, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलेट्स। देखो इनसॉल्युबल है जो घुल नहीं रहा है, क्रिस्टल बन गया है नमक के, कौन सा नमक है, ऑक्सैल्ट, जैसे कैल्शियम ऑक्सैलेट्स के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ये किडनी के अंदर बन जाए तो किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, तब हमको सर्जरी करानी पड़ती है। ये किडनी के स्टोन्स डिपेंड करता है साइज के ऊपर, अगर कम होते हैं तो फिर वो ज्यादा पानी के इंटेक से भी घुल के
निकल जाते हैं। जो स्टोन्स गॉल ब्लैडर में होते हैं ना वो जनरली नहीं निकलते। गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो के ना एक तरह से कॉन्क्रीट सा बना लेते हैं, ये कम वक्त नहीं भूलते। तो गॉल ब्लैडर की हमेशा सर्जरी होती है, किडनी की हमेशा सर्जरी नहीं होती, वो वैसे ना नॉर्मल मेडिसिन से या बहुत सारे पानी इंटेक से भी ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर का मतलब कि ऑपरेशन के बाद फिर से स्टोन हो जाए तो इससे मतलब बेटा क्या गॉल करना चाहिए? ब्लैडर ही निकाल लेते हैं बाहर। मैम उसकी वजह से उनका खाना थोड़ा ना पचता होगा, तो उनके मतलब खाने मुश्किल में जो होती है। फैट मॉलिक्यूल है ना वो सही से नहीं पचता। गॉल ब्लैडर से जो बाइल स्टोर करता है ना वो, तो लीवर तो अभी भी बाइल बना रहा है लेकिन वो स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो कभी कभार बाइल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच पाता है, कभी कभार नहीं पहुंच पाता। तो गॉल ब्लैडर की रिमूवल से ये होता है कि फैट की इमल्सिफिकेशन खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कम फैट वाला खाना ही खाना चाहिए, यो मैम। डाइट पे ध्यान रखना होता है। बट अगर इसका भी ऑपरेशन हो गया फिर से बार बार हो तो? बेटा अगर गॉल ब्लैडर निकाल लिया तो स्टोन कहाँ होगा गुड़िया? मैम पर किडनी में जब जैसे होता है तो वो कि बार बार ठीक हो जाता है। हाँ हो सकता है किसी को, तो वो जनरली डाइट देखी जाती है कि आप ऐसा क्या डाइट में ले रहे हो कि इतना ज्यादा कैल्शियम ऑक्सैलेट के ऐसे छोटे छोटे रॉक्स बन रहे हैं, तो उनकी डाइट पे कंट्रोल किया जाएगा। पर किडनी निकालना तो इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन ना, तो अवॉइड करेंगे किडनी निकालना। 5-6 ऑपरेशन हो गए हैं बट उनके फिर भी बार बार हो रही है। यार उनकी डाइट को देखने की बहुत जरूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है, जेनेटिक है कोई कंडीशन की बार बार स्टोन बन रहे हैं या उनकी डाइट की वजह से हो रहा है। तो ये तो डॉक्टर के साथ पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी क्या पेशेंट की प्रॉब्लम है। यो मैम। बार बार सर्जरी करना तो बढ़िया बात नहीं है। यो मैम। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। किसकी इन्फ्लेमेशन? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, ग्लोमेरुलाई क्या था? कैपिलरी का नेटवर्क, याद है तुमको? बॉमन्स कैप्सूल बनाते थे हम। यो मैम। अरे ये सही से नहीं बना, रुक जाओ एक सेकंड। अरे अरे अरे, तो वैसे बनाते थे बॉमन्स कैप्सूल। ये बन गया मेरा बॉमन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो कौन सा आता था, एफरेंट या ईफरेंट? ए फ्रेंड निकलता था ई फ्रेंड डिफरेंट। तो ये जो बीच वाली है ना इसमें क्या हो गई है? ग्लोमुलस। इसमें है इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गई है। ठीक है, तो उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कह सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है सूजन। तो इन्फ्लेमेशन तो चलो मेडिसिन से जनरली ठीक हो जाती है। ठीक है, क्लियर? यो मैम। चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। मैं तुमको इसके अंडरलाइनिंग तो नहीं करा पाई इसमें, चलो कोई ना, कल आना मैं तुमको वो करा दूंगी इसके पीवाईक्यूज। ओके, तानिया को डाल। हाँ तान्या बोल बेटा, बोल बेटा बोल। जब तक ये बोल रही है तब तक तुम पोल कर दो। मैम गलती से हो गया था। अच्छा, तान्या तो आजकल बोलती नहीं है, नाराज है? नाराज है। भूमि, कल क्या खाया तूने फिर? भूमि आई है ना? यो मैम। भूमि कल क्या खाया तूने बेटा, बर्थडे पे फिर क्या किया? मैम राजमा चावल। तूने खुद राजमा चावल बना लिए? यो मैम। यार ये तो बड़ी क्रिएटिव बात है, तालियां बनती है इसके लिए। मेरे से तो चावल सही से बनते हैं वही बहुत, राजमा तो नहीं बनते यार सबसे। नहीं मैम बना लेते हैं। मैम जाते हैं। यार मैम नहीं राजमा तो नहीं हमारे बस की। वेरी गुड यार भूमि, तो यू इम्प्रेस्ड मी। मैम हिमाचल आ जाओ, राजमा के सब कुछ सीख जाओगे। क्या एक साथ, तुम एक साथ क्यों बोलती हो? बारी बारी क्यों नहीं बोलती?